नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एकेडमिक राइटिंग के बारे में। जी हाँ, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप एकेडमिक राइटिंग के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले आपके माइंड में एक लैंग्वेज आती है, फिर उसका ग्रामर याद आता है, फिर आप स्पेलिंग्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं, वोकेबलरी के बारे में सोचते हैं, पैराफ्रेजिंग के बारे में सोचते हैं, समराइजिंग के बारे में सोचते हैं, पंक्चुएशंस होती है, कोटिंग होता है, रिफ्लेक्शंस होती है, ओरिजिनलिटी ऑफ द टेक्स्ट की बात करते हैं, सिंथेसाइजिंग कैसे करना उसकी बात करते हैं, और पर्पस क्या है और कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिए हैं, ये सब हम बात करते हैं एकेडमिक राइटिंग में। और किसको ध्यान में रखते हुए? ऑडियंस को। जी हाँ, अदरवाइज कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है एक एकेडमिक राइटिंग और जो हम लिखते हैं उस राइटिंग में, अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो। और आज बात करेंगे, इंट्रोडक्शन से शुरू करूँगा। हालांकि आज के इस लेक्चर में मेरा लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, शायद अगर आपको टॉपिक समझ आ जाए तो वी कैन प्रोसीड। Academic writing is a formal style of writing used in universities and scholarly publications. ये खासकर जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे, वहाँ पर यूज़ होता है। इसका एक फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है। We shall encounter it in journal, articles and books on academic topics. आप कहाँ पर देखते हैं एकेडमिक राइटिंग? जो आपके जर्नल होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, जो एकेडमिक टॉपिक्स होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर। एंड एकेडमिक राइटिंग इज़ वेल थॉट आउट, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर सोचा गया होता है, हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है। मीन्स कि इसकी जो लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होती है और बेस्ड ऑन फैक्ट होती है। एकेडमिक राइटिंग follows the same writing method as other form of text but is unique in item of context, structure, styles. जैसे यूनिक क्यों हुई? फॉर्मल और अनबाइस्ड होती है। ऐसा नहीं कि किसी को पक्ष में बात रख के बात होगी, नहीं। क्लियर और प्रेसाइज होती है। बात को इतना भी एम्बिग्विटी से नहीं लिखना है कि समझ ही ना आए। फोकस्ड एंड वेल स्ट्रक्चर होता है। शब्दों का काफ़ी ज़्यादा चयन किया जाता है अच्छे से। वेल सोर्स्ड यानी कि उसका जो सोर्स है, जहाँ से आपने फैक्ट इकट्ठे किए हैं, आप जब कोई रेफरेंस दे रहे हैं तो आप अच्छे सोर्स से, कि मैंने ये चीज़ यहाँ से उठाई है, आप वहाँ सोर्स भी करते हो। और करेक्ट होती है और कंसिस्टेंसी होती है, कंसिस्टेंट होता है। इसका क्या मतलब हुआ? माय डियर, जब आपके बाद कोई दूसरा उसमें राइटिंग करे, कोई उसमें रिसर्च करे, तो दूसरे को भी वही रिजल्ट मिले फील्ड में जो आपने सर्च किया है, जो आपने खोजा है, जो आपने एक्सप्लोर किया है। अदरवाइज आपकी जो रिसर्च है, जो आपकी एक राइटिंग है, दैट इज़ नॉट रिलायबल। कंसिस्टेंसी में रिजल्ट आ रहा है, इट मीन्स दैट योर रिसर्च इज़ वैलिड। तो ये एकेडमिक राइटिंग में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देन कुछ प्रिस्क्राइब्ड टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें बात करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है हमें बात कर लेनी चाहिए कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। हाँ, ज़रूरी है इसके ऊपर बात करना। क्यों? क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू लर्न। ओरल कम्युनिकेशन कम्स नेचुरली टू मैन, बट रिटन कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। हम जानते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमें जो पुराने हमारा फोक लिटरेचर है वो मैन टू मैन, जनरेशन टू जनरेशन, एजेस टू एजेस हम तक पहुंचा है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए। इट रिक्वायर्स फेयरली लॉन्ग प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस टू लर्न। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। इफेक्टिव राइटिंग इन्वॉल्व्स केयरफुल चॉइसेस ऑफ वर्ड्स, their organization in correct order in sentence formation as well as cohesive composition of sentences. जब आप फॉर एन एग्जाम्पल आप किसी वर्ड को लिख रहे हैं, आप डिस्प्ले या पोर्ट्रे या शोज, जब आप एकेडमिक राइटिंग की बात करते हैं, हम
नेचुरली अगर हम कुछ लिख रहे हैं, हम शब्दों का उतना ध्यान नहीं रखते हैं, वी डू नॉट पे अटेंशन दैट मच, बट वेन एवर यू आर राइटिंग a research proposal, a research writing, you have to be very specific. Why? Because it matters. It has a unique way. And then written communication is so important that we can not imagine any organization without the use of written communication. देखिए, जब आप एक कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कोई आप कुछ भी परमिशन लेते हैं, देयर इज़ अ रिटन फॉर्मेट. You may write an application to acquire that position, yeah, whatever you are seeking permission to organize something, you are seeking permission to do something different, तो आपको written communication देना पड़ता है. means you have to write an application, or that has a specific standard. And modern business organizations are spread over a wide geographical distance. Face-to-face oral communication is not always possible. Letters and reports have to be sent. जैसे आप मेल भेजते हैं, whenever we send mail to someone, what we need, we have to write. Very formal way. No doubt the modern technology has decreased the exchange of letters, but the importance of written communication remains as important as ever. तो यही है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी. क्यों? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? क्योंकि मोस्ट फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन, यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई बड़ा बॉस उस पर साइन कर देता है स्टंप के साथ, दैट बिकम डॉक्यूमेंट, दैट बिकम प्रूफ, दैट बिकम्स एविडेंस, that becomes document, fully document, used for circulation of information. This is used for circulation of information in the organization. क्यों? Without distortion and misrepresentations. कोई ऊपर से किसी ने कोई बात कही, नीचे तक पहुंचने के लिए जब ओरल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो वो प्रॉपर नहीं पहुंचता है. तो कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो रिटन कम्युनिकेशन है दैट बिकम्स ऑथेंटिक, कन्वेंशनल बाय नेचर. इसमें रूल्स, देयर आर नॉट मैनी रूल्स फॉर ऑफ ग्रामर फॉर ओरल कम्युनिकेशन, वी नो. लेकिन वेन एवर वी राइट, we give written communication is conventional in the sense that it has to follow definite pattern as per rules laid by the language. It has a favor cycles. Usually the message is sent and received, that is the end of event. Of course, letters do lead to repeat cycle or communication exchanges, but they cannot compare with the quick succession of cycle involved in a dialogue or informal meeting. जैसे हम इनफॉर्मल मीटिंग में कोई चीज़ बदल भी देते हैं, डिसीजन लिया, ठीक है, बट ऑन दी कॉन्ट्ररी व्हेन वी राइट समथिंग, वी गिव अ रिटन, दैट बिकम्स टोटली फीवर साइक्लिक. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सोच के, विचार के वी कम्युनिकेट. इट इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी. रिटन कम्युनिकेशन इज ऑलवेज creative activity that requires lot of imagination and efforts to arrive at the finished product. ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है, लेकिन इसके साथ इसके कुछ एडवांटेजेस भी है. ज़्यादा एडवांटेजेस तो नहीं है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन हेल्प्स इन लेइंग डाउन अपरेंट प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज एंड रूल्स फॉर रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कई बार ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन जब हम जो चीज़ ईजिली कर पाते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, मान के चलो कोई प्रैक्टिकली हम उसको ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा कई बार जो लिखने में ही हमारा सही वक्त निकल जाता है, और हम प्रैक्टिकली तो हम काम में अच्छे हैं, लेकिन हम टेक्निकली वहाँ पे उतना स्ट्रांग नहीं है, सो हमारा आधा से ज़्यादा वक्त वहाँ पे निकल जाता है. सो इट इज़ अ परमानेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. द मैसेज कैन बी स्टोर्ड फॉर एन इनडेफिनेटेड पीरियड्स ऑफ टाइम. It is more reliable for transmitting lengthy statistical data. ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि ये हम इसको लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं, लेकिन एडवांटेजेस मैं इतना ही कहूँगा कि कई बार हम चीज़ों को टाइम पे नहीं कर पाते हैं, तो उसका जो
प्रूफ कई बार हम उन चीज़ों को जो प्रैक्टिकल कर पाते हैं हमें उसका रिटर्न में ज़्यादा जवाब देना पड़ता है। अदरवाइज इसका जो एडवांटेजेस है, जैसे मैंने कहा, इट सर्व्स एज एविडेंस ऑफ इवेंट्स एंड प्रोसीडिंग। ये बिल्कुल आपके लिए क्या काम करता है, एविडेंस के तौर पे काम करता है। इट इज़ अ परमानेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इट इज़ मोर रिलायबल फॉर ट्रांसमिटिंग लेंथी स्टैटिस्टिकल डेटा। इट अपीयर्स फॉर्मल एंड अथॉरिटेटिव फॉर एक्शन। तो ये सारा कुछ जो फीचर्स है वो रिटन कम्युनिकेशन के फीचर होते हैं। वैसे क्या क्या हमें चाहिए होता है एक इफ़ेक्टिव राइटिंग के लिए? आप जानते होंगे, आपने सुना भी होगा 7 CS की जब हम बात करते हैं। सबसे पहले क्लैरिटी, कि आप जो मैसेज दे रहे हैं कि क्या वो क्लियर है, क्या वो सही है। कॉन्शियसनेस, ठीक है। कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, यूनिटी होनी चाहिए आपकी राइटिंग स्टाइल में। एक्यूरेसी होनी चाहिए, सीक्वेंस होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या करती है, राइटिंग को इफ़ेक्टिव बनाती है। और जो एकेडमिक राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसी ही है। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी। Complexity in academic writing is based on the fact that the traditional written form of the English language which must be used is different from the way we talk on a daily basis. The language used in the common language is more diverse than the used in communication. The grammatical nature of the writing system is also distinctive since we do not use too many subordinate clauses passive to talk. क्योंकि हमें जो डेली की जो हमारे वर्ड्स की कॉम्प्लेक्सिटी है, हम जो स्पोकन लैंग्वेज है, दैट इज नॉट एक्यूरेट because the sentence in the writing system are adjective based and the sentence in the spoken language are verb based. This also makes academic work distinct from face to face communication or other form of writing. Difference तो आएगा ना, difference वहीं से create होता है। Formal writing, formality is in close relation to complexity. Under no circumstances can scholarly writing use the colloquial term that we consider normal in our everyday dialogues with friends or colleagues. हम कई बार जो colloquial जो हमारी whenever we speak, whenever we communicate, लेकिन राइटिंग में आप जब हम कहते हैं dear, whenever you are writing to your superior, you are not supposed to write like this. और हम जब जो फॉर्मल लैंग्वेज है हमें उसे ही फॉलो करना पड़ता है। एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। एक्यूरेसी एकेडमिक शुड बी क्वाइट रिलायबल, एक्चुअल फैक्ट्स स्टैटिस्टिकल। ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रखना पड़ता है। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि इट सिग्निफिकेंट फंक्शन। एकेडमिक राइटिंग is not about the reader or the writer and does not include any of these references. This should concentrate on the main theme and include details about it. For an example, whenever you are writing something to your superior, you are writing something to your principal, आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी पड़ती है। you ought to be very specific. Like जब हम कभी कोई एप्लीकेशन लिखते हैं हम पूरी उसकी समरी नहीं देते हैं। We just specify only subject and we focus what we want. Clarity होनी चाहिए। The writer of the scholarly writing is responsible to make it clear. Hedge. Some scholarly writers have opted to use a strategy called hedge, HEDGE. This had to do with the manner in which the writer chooses to address a specific topic and with strength of the statement he makes. और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इन ब्रीफ में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्कॉलरली राइटिंग शुड बी हैंडल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनीथिंग मेंशन शुड बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड प्रूफ एंड नो अजम्पशंस परमिटेड एंड सोर्स शुड बी लिस्टेड टू, कि मैं ये सोचता हूँ, व्हाट आई एज्यूम, व्हाट आई एम थिंकिंग। नो, you don't need to write something. In academic writing should clearly state that topic, the aim of the paper. It should maintain a strong purpose, clearly structured. The tone should be impersonal. It is a simple and straightforward language that is easy to understand. Use of cliches and jargon should be avoided.
कि आप घिसे पिटे शब्दों का यूज़ नहीं कर सकते बार बार। समटाइम्स कई लोगों को जैसे बोलते वक्त आदत होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हैं सो, कुछ लोग कहते हैं एक्चुअली। सो दिस वर्ड्स शुड नॉट बी रिपीटेड। द आर्ग्यूमेंट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटा। सोर्स ऑफ मटेरियल यूज मस्ट बी एक्नॉलेज्ड। इसी तरह हम अगले लेक्चर में बात करेंगे मेन काइंड्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग, ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, चाहे ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है आपकी, एनालिटिकल राइटिंग है, परसुएसिव राइटिंग है या क्रिटिकल राइटिंग है। मुझे तब तक इस लेक्चर में बताना कि कैसा रहा, वॉज इट हेल्पफुल फॉर यू। सो तब तक के लिए मैं आपको थोड़ा सा आराम दूंगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।